नमस्कार। बीच बहस के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर में तभी अच्छे से रह पाता है जब वो ये पाता है कि वो सुरक्षित है। और सुरक्षित रहने का काम कई तरीके के आयामों में बटा हुआ होता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी छन करके जब हमारे तक धरती तक आती है तो हमें वो सफ़ेद रंग का दिन के उजाले में देखते हैं तो दिखाई देता है, लेकिन असलियत में वो 7 रंगों का प्रकाश रहता है। ठीक इसी तरीके से देश की सुरक्षा के लिए भी कई तरीके के आयाम है, और उसमें उन आयामों में जो सबसे हमारे पास में नज़दीकी एक आयाम है, उस आयाम का नाम अगर होता है तो वो होता है पुलिस। जी हाँ, पुलिस, जिसका एक मोटो होता है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। किस तरीके से राजस्थान की पुलिस काम कर रही है और राजस्थान में अपराध नियंत्रण के लिए क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए गए हैं, आज इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण आयाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पुलिस की बात। डॉक्टर रवि प्रकाश हमारे साथ हैं पैनल के रूप में, एनालिस्ट के रूप में। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका परिचय मैं करा दूं। आप अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा हैं। सिविल राइट्स एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी दायित्व आपके पास में है, और रवि जी के पास में एक बहुत ही बड़ा अनुभव है इन दोनों ही चीज़ों में काम करने का। किस तरीके से राजस्थान पुलिस अपराध नियंत्रण में प्रभावी साबित हुई है, और ख़ासतौर पे जो हमारे साहब हैं पुलिस के आज जो पधारे हैं हमारे स्टूडियो में, उनके इस दायित्व को ग्रहण करने के बाद में भी उसमें किस तरीके से अभिवृद्धि हुई है, इन सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा जिस पॉइंट से, देखिए, घर होता है और घर में छोटी छोटी बच्चियां होती हैं। जिस तरीके से आज हम देखते हैं, क्योंकि आमजन को चीज़ें पता लगती हैं सब अपराध अखबार से। अखबार में जब आता है कि, बिकॉज देखिए, सब कुछ डेटा आपके पास में होते हैं, क्राइम रिकॉर्ड्स हैं जो आपके कंप्यूटर में दर्ज है, जिन क्रिमिनल्स को आपके बारे में आपको पता है, लेकिन ऐसे बहुत से क्रिमिनल्स जो समाज में घूम रहे हैं, जो अड़ोस पड़ोस में मौजूद हैं, जिसके बारे में कोई रिपोर्ट आज तक नहीं है, और वो वहशी होकर के किसी छोटी बच्ची के साथ में जब दरिंदगी करता है, दुष्कर्म करता है, उसके बाद में इतना ही नहीं, उसकी हैवानियत यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो उसका कत्ल भी कर देता है। उस आदमी के पास में पहला कोई डेटा नहीं है। तो उन लोगों से निपटने के लिए, और ऐसी चीज़ें नहीं हो जिस तरीके से कुछ समय पहले जीवाणु और विषाणु वाला जो एक बहुत ही चर्चित केस सामने आया था, तो कैसे कदम राजस्थान पुलिस ने उठाए, डेफिनेटली हमारी जनता उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेगी। निश्चित रूप से जो आपने पहला प्रश्न किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें न केवल पुलिस, समाज का एक प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में चिंतित है कि किस तरह से हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, उनको हर व्यक्ति जो समाज में है वो अपने अगर अवेयर रहे तो बहुत सारे ऐसे टेल साइंस होते हैं जो वो पता कर सकते हैं कि इस तरह का जो व्यक्ति है उसकी आपराधिक प्रवृत्ति धीरे धीरे छोटे प्रकरणों में शुरू होती है और बाद में धीरे धीरे वो बड़े अपराध की तरफ बढ़ता है। और महिला अपराध और बच्चियों के विरुद्ध जो इस तरह की घटनाएं हैं, उसके लिए राजस्थान पुलिस ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, गरिमा हेल्पलाइन नंबर, और विशेषकर हर ज़िले में अभी एक विशेष अपराध अनुसंधान इकाई, उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन कहा जाता है, उसमें एक काफ़ी ट्रेंड लोग हैं जो इन अपराधों के बारे में त्वरित कार्रवाई करते हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताऊं कि हर सप्ताह राज्य सरकार के स्तर पे ऐसे प्रकरणों की समीक्षा होती है गृह सचिव की अध्यक्षता में, और लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह लीजिए हर स्तर पे इन केसेस की मॉनिटरिंग होती है। तो और समय समय पे ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्सेज सारे किए जाते हैं ताकि हमारे पुलिसकर्मी उनकी जो संवेदनशीलता है और उनकी जो स्किल सेट है अनुसंधान की, वो बढ़े और इन अपराधों पे त्वरित कार्रवाई करें, अनुसंधान करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपराधी के लिए सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात उसके दिमाग में ये रहती है कि मैं पकड़ा जाऊँगा और मुझे सज़ा मिलेगी। अगर अपराधी के मन में अगर ये कहीं बात बैठती है कि पुलिस पकड़ेगी और सज़ा दिलवाएगी कोर्ट से, तो वो अपराध करने में घबराता है। बिल्कुल सही बात है। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो अपराधी जो प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके मन में जब ये डर आएगा कि पकड़वा करके उनको सजा दिलवाने के लिए पुलिस स्वयं स्फूर्त होकर के काम करेगी, तो वो एक डर जो है उनके लिए चिंता का विषय भी बनेगा। रवि जी,
लड़का लड़की एक समान की बात हमेशा होती है, आजकल तो खास तौर पे हो रही है, और मुख्यमंत्री जी ने भी लिंगानुपात की बात की है कि किस तरीके से राजस्थान उसमें बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइड में बढ़ रहा है। जब ये सब बातें होती हैं, जयपुर में एक रेलवे स्टेशन है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, पूरा चार्ज उसका महिलाओं ने थामा हुआ है, मेट्रोज जो हैं वो पूरी की पूरी महिलाएं संचालित कर रही हैं। ऐसे में रात में भी महिलाओं को काम पर जाना पड़ता है, निकलना पड़ेगा, उनको स्कूटर भी चलाना पड़ेगा, गाड़ी भी चलानी पड़ेगी, कभी कभी पैदल भी जाना पड़ सकता है। प्राइवेट अभी तो हालांकि ठीक है, ये समय है, इस समय कोरोना काल में 8 बजे बाद कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन ये स्थिति हमेशा तो नहीं रहने वाली है। तो रात के समय में जब अंधेरा है, अब अंधेरे से लड़ने की ताकत उस लड़की में कैसे आए, वो हिम्मत कैसे आए, पुलिस उस हिम्मत में अपना योगदान कैसे दे रही है, थोड़ा सा वो भी हमें बताएं। देखिए, हमने हर पुलिस लाइन में, हर जिले के पुलिस लाइन में एक महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र स्थापित किया है, जिसमें हम लगातार बालिकाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग से बहुत सी बच्चियों में एक हिम्मत आई है, एक हौसला बढ़ा है। उसके अलावा आपने देखा होगा, विशेषकर बड़े शहरों में और जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे शहरों में अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमराज का काफ़ी व्यापक विस्तार से है। तो ये सीसीटीवी कैमराज हर जगह निगरानी रखते हैं, और ये जुड़े हुए हैं जो हमारे पीसीआर वैन्स हैं जी। उन पीसीआर वैन्स में रियल टाइम बेसिस पे ये सूचना पहुंचती है कि कैमरा के मार्फत किसी जगह अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसमें तुरंत उस पीसीआर वैन को, नियरेस्ट पीसीआर वैन को वहां भेजा जाता है। इसके अलावा देखिए, महिलाओं को और बच्चियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐप्स हैं, 100 नंबर है, उस पर व्हाट्सएप नंबर्स हैं, कुछ पैनिक बटन्स के भी आजकल सुविधाएं हैं। तो वो कुछ नंबर्स अपने मोबाइल में जरूर ऐसे रखें, अपने परिचितों के और पुलिस के कंट्रोल रूम के। 100 नंबर तो बड़ा आसान है। बिल्कुल, उसको ऐसी कंडीशन में जब भी उसको लगता है कि खतरा है आसपास, तो वो उसको तुरंत उस पर करना चाहिए। और हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि पुलिस इस बारे में काफ़ी सतर्क है, और जितने भी पुलिस कर्मी कंट्रोल रूम में बैठे हैं वो तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और संबंधित अधिकारी को, पीसीआर वैन को मौके पे भेजते हैं। ठीक बात है, आपने जो बात कही कैमरास की, बिकॉज अभय कमांड सेंटर्स में जिस तरीके से चीज़ हो रही है, ये हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं कि कैमरा, सीसीटीवी कैमरास की अधिकता लगातार हुई है, नंबर्स उनके बढ़े हैं। रवि जी, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं, क्योंकि कई घरों में भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। आमतौर पर आदमी सोचता है कि भाई कोई बात होती है तो कैमरा में दर्ज हो जाएगा। वो जो कैमरा घर में लगाता है, तो क्या उस कैमरे को भी पुलिस किसी तरीके से अपने साथ में एडजस्ट कर सकती है कि भाई उसके बारे में जब आदमी कैमरा लगाए तो उसकी सूचना पुलिस को दे कि सर मैंने भी यहाँ पर लगा लिया है? क्योंकि आमजन और पुलिस दोनों का रिश्ता जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जुड़ेगा तो वो सीसीटीवी कैमरा जो आपने लगाए हैं उनकी संख्या में ऑटोमेटिकली और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। निदेश जी, आपने बहुत अच्छा एक ये पॉइंट उठाया है कि जन सहयोग के बगैर पुलिस कामयाब नहीं हो सकती, और अगर जनता साथ दे तो बहुत से अपराध की रोकथाम हो सकती है। और जब अपराध हो भी जाए तो अपराधियों की, मुलजिमों की चिन्हीकरण, उनके बारे में सूचना जनता दे सकती है। तो इस बारे में ये कहना कि बहुत ये टेक्निकल एक विषय है कि किस तरह से उन सीसीटीवी कैमरा जो घरों में प्राइवेटली लगे हैं उनका किस तरह से कनेक्शन हमारे सिस्टम से हो। तो ये तो एक टेक्निकल विषय है, लेकिन निश्चित रूप से सूचना जो दे सकते हैं, जो भी प्राइवेट व्यक्ति करता है वो सूचना पुलिस को दे सकता है, और ऐसा मैकेनिज्म पुलिस विभाग में है भी, जो जिला पुलिस करती है। और समय समय पर जब अपराध होते हैं तो ये सूचना इकट्ठा करती है। आपने देखा होगा बहुत से अपराध जब खुलते हैं तो सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से कई बार बड़ी मदद मिलती है। किसी के घर पे लगा हुआ है, वहाँ गली में अभय कमांड का नहीं है लेकिन किसी के घर पे है, बिल्कुल सही है, तो वो कैमरा जब पकड़ता है उस अपराधी को तो उससे क्लू ढूंढते ढूंढते कई बार पुलिस आगे तक पहुंचती है, और कई इसमें अपराध को ढूंढने में, अपराधियों को ढूंढने में पुलिस कामयाब भी हुई है। अच्छी बात कही आपने, और मुझे लगता है कि जन सहयोग ज़रूर आपको हासिल होगा, मिलेगा, और जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो थोड़ा अवेयर और होंगे। थोड़ी बात और करते हैं तालों की। रवि जी, घर में जब ताला लगता है, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, बड़ी से बड़ी, लेकिन वो ताला सिर्फ इसलिए होता है अक्सर कि अगर आपके जानकार व्यक्ति घर में आता है तो उसको ये पता लग जाए कि भाई आप घर पे नहीं हैं क्योंकि ताला लगा हुआ है। ये कहा जाता है कि चोरों के लिए ताले नहीं होते हैं, ताले आपके चिर परिचित लोगों के, रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए हैं। चोर तो किसी भी ताले को तोड़ सकता है। अब वो ताला न टूटे,
चाहे दिन की बात हो या रात की बात हो। पहले ये कहा जाता था कि चोरी कर्म प्रवृत्ति होती है, चोर आता भी है तो वो सफाई से जाता है और चोरी करके निकल जाता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि वो रात को आया, ताले टूटे और उसके बाद में एक खिड़की में से निकल गए और घर वालों को ही बंधक बना लिया। और मतलब चौरी कर्म तो रहा नहीं, डकैती के तौर पे हो गया। ताला न टूटे उसके लिए रात को गश्त की बात है या दिन में बात है, ये जो हौसला उनका बढ़ रहा है उसको कैसे तोड़ा जा रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक सुरक्षा का वातावरण हो जी। सुरक्षा का वातावरण जितना पुलिस अपने जैसे वही बात, अपराधियों का कन्विक्शन जितना होगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पुलिस को अपना जो जो कोर पुलिसिंग है उसको हमें मजबूत करनी पड़ेगी। कोर पुलिसिंग मजबूत होगी, इंटेलिजेंस मजबूत होगा, अपराधियों के बारे में आज सूचना जो इंटेलिजेंस है वो हम लगातार हमें मिलती रहे जनता के मार्फत। यहाँ फिर जन सहयोग की बात आती है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन जब तक चलता रहेगा तो ऐसे अपराधी चिन्हीकरण होते रहेंगे और अपराध करने से पहले हमें उन लोगों को पकड़ने में आसानी मिलेगी। और एक सुरक्षा के माहौल में कुछ टेक्निकल गैजेट्स, सीसीटीवी कैमराज हैं, आजकल बहुत से सिक्योरिटी गैजेट्स कंपनियों ने निकाले हैं, मजबूत दरवाजे हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, अलार्म सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स आजकल आ गए हैं जो लोगों ने लगाने भी शुरू किए हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से रात्रि गश्त पुलिस की अच्छी होनी चाहिए और इस पे बहुत जोर दिया जाता है, नाकाबंदी पे जोर दिया जाता है, ताकि अवांछित लोग जब घूमे सड़क पे कोई उनकी गाड़ियों की चेकिंग हो, ताकि ऐसा तो नहीं लगे कि वो उनकी गाड़ियों में ऐसी कोई चीज है जिससे वो हाउस ब्रेकिंग के लिए जा रहे हो या कोई इस तरह का हथियार नहीं हो जहां वो कोई अपराध करने जा रहे हो। तो ये पूरा एक सिस्टम राजस्थान पुलिस में नाकाबंदी का एक डिटेल्ड प्लान है और ये इंटर डिस्ट्रिक्ट प्लान है। अगर यहाँ पुलिस मुख्यालय से अगर हम आदेश दें तो कुछ ही मिनटों में नाकाबंदी पूरे राजस्थान में होती है। बहुत तो कई बार हम इसको सरप्राइज भी कराते हैं और सरप्राइज नाकाबंदी में कई बार हमें अपराधी पकड़ में भी आते हैं। तो नाकाबंदी, गश्त और आपराधिक इंटेलिजेंस ये विषय हैं जो जिन पे लगातार पुलिस काम करती रहती है और जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। रवि जी, आपने जब बात की कि 100 नंबर जो होता है वो लोगों को याद होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि 100, 101, 102, 108 ये बड़े प्रसिद्ध नंबर हैं। हमारी डायरी में, हमारे मोबाइल फोन्स में स्पीड डायल में अपने करीबियों के नंबर होते हैं। पुलिस से संबंधित वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो हमारे पास में सेव होने चाहिए? 100 नंबर हम सबको पता है, लेकिन बीट अधिकारी की बात हुई या थाना जो आपका लोकल थाना है उसमें किस तरीके से आपकी प्रेजेंस हो सकती है? आपकी कॉलोनी में जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं या तो विकास समिति है तो उस विकास समिति के साथ में पुलिस थाने का क्या कनेक्शन है? हम आमतौर पर गाड़ियों में देखते हैं पीछे CLG ऐसा एक स्टिकर लगा हुआ होता है, वो CLG का मतलब क्या है? वो CLG के जो इस गाड़ी में लगा हुआ है वो आपकी गली में, आपकी कॉलोनी में रहता है तो उसका नंबर आपके पास में क्यों होना चाहिए? थोड़ा ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नंबर आपके पास में रहेगा तो आप 100 नंबर के अलावा उनको भी अपनी तरफ से सूचित कर सकते हैं, कनेक्शन बनाए रख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि पुलिस के व्हाट्सएप नंबर आजकल हर कंट्रोल रूम में है जी। तो और उसकी सूची राजस्थान पुलिस के वेबसाइट पे है जी। राजस्थान पुलिस का अपना वेबसाइट है, उसमें सारे नंबर हैं। आप चाहें तो वो उस वेबसाइट का या फिर कुछ नंबर्स आप टॉप कॉप एक ऐप भी है, टॉप कॉप सिटीजन जी। तो राजकॉप, सॉरी टॉप कॉप नहीं, राजकॉप सिटीजन के नाम से ऐप है, वो डाउनलोड सिटीजन्स कर सकते हैं। ठीक है। और राजस्थान पुलिस का वेबसाइट भी है, तो आप अगर टाइप करेंगे तो राजस्थान पुलिस का वो आ जाएगा, उसमें डिटेल्ड नंबर्स हर ऑफिस के हैं, हर जिले के हैं। तो जिस थाना क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस थाना क्षेत्र के नंबर स्वाभाविक रूप से होने चाहिए। बिल्कुल। और उस जिले के कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर वो होने चाहिए। 100 नंबर तो खैर है ही। बिल्कुल। तो ये 2-3 नंबर जब होंगे तो आप स्पीड डायल में उनको रख सकते हैं, कोई ना कोई नंबर पे आपको अवश्य मदद मिलेगी। और दूसरा, आपने CLG वाला पूछा। CLG हमारा एक कम्युनिटी लाइजॉन ग्रुप है। हर थाने से एक संभ्रांत नागरिकों की एक जो पुलिस को उनको समझती है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जो सब तरीके से ठीक है, उनको मेंबर्स बनाती है। वो CLG ग्रुप होता है, कम्युनिटी लाइजन ग्रुप। इनकी समय समय पे पुलिस इनसे बात करती है। ये एक तरह से जनता के नुमाइंदे हैं जो जनता की जो समस्याएं हैं वो हर महीने मीटिंग में पुलिस स्टेशंस को बताते हैं, SHO को बताते हैं।
तो इनके अगर कोई मार्फत भी कोई जनता पुलिस थाने तक कोई बात पहुंचाना चाहती है तो ये लोग भी पहुंचाते हैं। लेकिन अपराध की दृष्टि से कई बार तुरंत अपराध में सीएलजी मेंबर के नंबर होना ना होना वो एक अलग विषय है, लेकिन वो थाने के नंबर और जिला कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर वो होने चाहिए। वो वेबसाइट पे भी उपलब्ध है और वो ये राजकॉप जो सिटीजन है उस पे भी अवेलेबल है। तो रवि जी ने जिस तरीके से बताया है कि हम लोग अगर राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जाते हैं और जो राजकॉप जो ये वेबसाइट है इस पर जाते हैं तो किसी न किसी तौर पे हमें ज़रूर मदद मिलेगी और हम लोग अवेयर अगर रहेंगे तो उतना ही अपराधियों से भी दूर रहेंगे और अपराध से सुरक्षित भी रहेंगे। रवि जी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि ये आपका पूर्व डिपार्टमेंट भी रहा है और अभी भी आपके पास में इसका चार्ज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसा विषय जो अपने आप में बहुत बड़ा विषय, पूरा सब्जेक्ट रखता है, लेकिन थोड़ा अगर आप इसके बारे में बताना चाहें, क्योंकि कई बार गरीब लोगों को, निर्धन वर्ग जो है उसे पता भी नहीं होता कि उसके बेटा बेटी के साथ में क्या चल रहा है। वो तो सोचा काम करने के लिए ले जा रहा है और वो कहाँ ले जा रहा है, क्या उपयोग हो रहा है उस बच्चे के साथ में, उस बच्ची के साथ में क्या हुआ, किसी को भी नहीं पता लगता। फिर लगता है कि ये क्या हो गया, किस तरीके से, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दी। देखिए, बहुत ही एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हमारा संविधान बना, आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रोहिबिशन के बारे में एक आर्टिकल 23 उल्लेख करता है। यानी आप सोचिए कि उस समय भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने चिंता व्यक्त की थी। तो ये कितना गंभीर विषय है, और ये इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कई बार व्यक्ति को, जैसा आपने कहा, पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। विशेषकर बच्चों किसी एग्जाम्पल, किसी दूसरे राज्य से बच्चे लाए, एजेंट्स लाए, यहाँ लाके किसी फैक्ट्री में उनको काम पे डाल दिया, किसी ढाबे पे डाल दिया, या भीख मांगने चौराहे पे डाल दिया। तो ये एक तरह से उनको पता भी नहीं कि ये हमारी ट्रैफिकिंग है। तो बहुत सारे ऐसे, अब जहाँ भी आप जाएंगे आपको कई ऐसे वृतांत दिखेंगे जी। तो इसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हमारी हर जिले में मौजूद है, बिल्कुल, जिसमें एक इंस्पेक्टर और उनके साथ कई पुलिसकर्मी हैं, और ये लगातार इस पे जब सूचना मिलती है ये सर्वे भी करते रहते हैं। ये जाके उनको रेस्क्यू कराते हैं, और रेस्क्यू के बाद एक प्रक्रिया है, एक कानूनी प्रक्रिया है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश करना, फिर वहाँ उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाना, फिर उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए सरकार के नियम हैं, और कोई बंधुआ की कैटेगरी में है, और अक्सर ये देखा गया है कि ये लोग जो हैं बंधुआ की कैटेगरी में आते हैं। तो बंधुआ मजदूर जो एक्ट है हमारा, उसमें बहुत से सरकार के स्कीम्स हैं, तो उनमें भी उनको फ़ायदा आर्थिक रूप से दिया जाता है। तो इस बारे में, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में एक आंदोलन भी होना चाहिए, जन आंदोलन, वाले एक जन जागृति भी होनी चाहिए कि साहब बच्चे को एम्प्लॉय नहीं करें। जहां भी आप अगर हैं, आपका ढाबा है, आपका घर है, तो बच्चे को अगर एम्प्लॉय कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक अपराध कर रहे हैं, और अपने आप में आप नैतिक रूप से अपना पतन कर रहे हैं, एक पाप कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि समाज में अगर मूल्यों का वो मूल्यन होगा तो किसी न किसी तौर में हम ऊर्ध्वगामी ना होकर के अधोगति की तरफ अपने कदम बढ़ रहा है, ये हम सबको सोचना चाहिए। थोड़ा सा, चूंकि एक कोरोना काल रहा है और पुलिस के बहुत से अनुभव रहे हैं इस दौरान, तो कुछ उस दौरान आपके जो अनुभव सामने आए उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। जब कोरोना शुरू हुआ तो सबको, जैसे पुलिस भी बिल्कुल अनजान थी कि ये है क्या चीज़, और शुरू में बड़ा असमंजस की स्थिति थी जी। एकदम से लॉकडाउन लगा, किसी को पता नहीं था लॉकडाउन के क्या परिणाम होंगे, किस तरह से एक्ट करेगा, क्या करना है जी। तो तुरंत पुलिस अपने एक्शन मोड में आई, और हमने डिटेल्ड SOPs, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए, हमारे कर्मियों को अवगत कराया, और जो राजस्थान एपिडेमिक एक्ट है उसमें किस तरह की, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, वो सारी बातें, उन पे भी कार्रवाई शुरू हुई, उन पे पहले जागरूकता फैलाई गई, फिर एक्शन हुआ। और लॉकडाउन पीरियड में सबसे बड़ी बात हुई कि लॉकडाउन पीरियड में जब एकदम से सब चीज़ें बंद हो गई तो कई मजदूर वर्ग के लोग, कई गरीब लोग के लोग, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, वो अपनी दैनिक मजदूरी से ही कमाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के सामने खाने की समस्या आ गई। तो बहुत से जो लोग थे, जो
जो सहयोग करने वाले थे उनको नहीं पता था कि किस तरह से ये मैनेज करें। बिल्कुल पुलिस सर। एक माध्यम बनी और उन लोगों से का सहयोग लेके लोगों को खाना बंटवाया, खाना खिलवाया। तो और ये एक प्रक्रिया ऐसी चली कि पुलिस को ये जन सहयोगी जो एक कार्य था, एक सोशल वर्क का जो कार्य था, पुलिस ने ये एक फोर फ्रंट में रह के, क्योंकि पुलिस मौके पे रहती है, सड़क पे रहती है, तो ये खाने की एक जो शुरू में जब तक दूसरे डिपार्टमेंट्स एक्टिव नहीं हुए, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के जो बहुत बढ़िया उसमें रूप में हम लोगों ने जो सेठ लोग थे या जो दे सकते थे उनको साथ लेके और आम जन में जो खाना नहीं अफोर्ड कर सकते, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट एक तरीके से जनता और पुलिस के बीच में और बना, एक जो पुलिस के प्रति एक भावना जगी कि हाँ साहब पुलिस ये भी काम कर सकती है। Exactly. तो ये एक हमारे लिए एक इमेज बिल्डिंग भी एक्सरसाइज हुई और जब ये हुआ तो हमारे लोगों को और मोटिवेशन मिला, मनोबल मिला और उसमें हम लोगों ने और अच्छी तरह से काम की। और जहां भी मैं आपको बताऊं, जी बिल्कुल, जहां भी हम गए गलियों में लॉकडाउन के दौरान, ये पहली बार हुआ जब पुलिस जो कर्मी जा रहे थे उनके लिए तालियां बजी, स्वागत हुआ क्योंकि उनको लगा कि ये जो वायरस है इस पूरे काल में ये लोग सड़क पे हैं और वायरस का सामना कर रहे हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट्स जो इसका इलाज कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं ये, बिल्कुल, और इसको लॉकडाउन को एनफोर्स कर रहे हैं और इसका सामना करने के लिए ये लोग तैयार हैं। ये थिक ऑफ द बैटल में है। एग्जैक्टली बिल्कुल थिक ऑफ द बैटल, मिडिल ऑफ द बैटल में आप लोग एक तरीके से फोर फ्रंट की भूमिका निभा रहे थे और किस तरीके से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्डिंग भी जो जनता के साथ में आपने बांधी है, बहुत ही अनुकरणीय विषय था। रवि साहब, साइबर क्राइम के बारे में थोड़ा हम लोग और जानना चाहेंगे क्योंकि ये एक तरीके से ऐसा हो गया है कि आम आदमी, ये भी हालांकि अवेयरनेस वाला भी एक विषय है क्योंकि अगर किसी को ओटीपी नहीं देना होता है, कभी आरबीआई गाइडलाइंस जारी करता है, बैंक्स गाइडलाइन जारी करते हैं कि वो नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, पिन नहीं पूछते हैं, फिर भी ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो फिर सामान्य आदमी को इवन हैक हो जाता है, आपका अकाउंट हैक हो जाता है, तो क्या कुछ करना चाहिए उस समय? देखिए, आने वाला जो समय है वो साइबर क्राइम का है जी। क्योंकि अब अपराधी को फिजिकली कहीं रोड पे जाके लूट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर वो थोड़ा बहुत ये सिस्टम जानता है तो वो घर में बैठे बैठे अपने सिस्टम से कई बार इस तरह की चीज करता है वो, और वो 100 फोन करता है। बिल्कुल 100 फोन में अगर एक आदमी भी उसके झांसे में आ गया, ओटीपी दे दिया तो उसका उस दिन का उसका काम बन गया। तो जैसा आपने शुरू में कहा, हमें सबसे पहले हमें अवेयर रखना खुद को करना पड़ेगा। हम किसी के साथ भी अपने बैंक डिटेल्स, अपनी ओटीपी वो शेयर नहीं करें। और बैंक ये लगातार, जैसा आपने कहा, लगातार ये मैसेज हमें करता भी रहता है कि हम कभी आपकी ओटीपी, कभी आपके अकाउंट नंबर, कभी कुछ नहीं पूछते। तो इसमें हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। राजस्थान पुलिस के जो साइबर क्राइम जो सेल है, सेटअप है, उसमें लगातार इस तरह की शिकायतें हमारे पास आती हैं। हम उसमें लगातार लोगों के ट्रेस भी करते हैं और ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके हम उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन ये दिन प्रतिदिन ये इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और इसमें हमारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है राजस्थान पुलिस की, ट्रेनिंग है, क्योंकि ये ऐसा एक फील्ड है जिसमें नित नया इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। तो हम लोगों को भी बहुत तेजी से इसमें काम करने की ज़रूरत है। इस पर काफ़ी काम चल रहा है। आने वाले समय में राज्य सरकार जो इस बारे में चिंतित है, हमें इस बारे में संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे और इसमें ट्रेनिंग लगातार हमें करनी पड़ेगी ताकि हम एक प्रशिक्षित काडर जो है इसमें हम डेवलप कर सकें राजस्थान पुलिस में, जो साइबर क्राइम पे ध्यान दे सके और जो साइबर क्राइम में अपराध हो रहे हैं। नहीं, आपने जो संसाधन की बात की थी, थोड़ा सा मैं आप, क्योंकि आम जनता के नाम आपका समय हमारे पास थोड़ा कम बचा है, तो संदेश भी लेना चाहूँगा और साथ साथ में थोड़ा सा ये भी आप जानना चाहूँगा हल्का सा कि आधुनिकीकरण के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए, क्योंकि आर्मी के बारे में जैसे हमेशा आता है तेजस, अर्जुन टैंक, इनका यहाँ पर इनका प्रशिक्षण हो रहा है, यहाँ पर इसका टेस्टिंग हुई है, पुलिस जो है वो कैसे हमारी सशक्त हो रही है, आम जनता को ये भी मालूम होना चाहिए, और साथ में आपका संदेश। देखिए, काफ़ी बदलाव आ चुका है अपराध को नियंत्रण करने के लिए, अपराध को खोलने के लिए। तो आज हर व्यक्ति के पास आप देखिए स्मार्टफोन है, तो निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस का जो कर्मी है उसके पास भी बहुत से लोगों टेक सेवी हैं आज की तारीख में। प्लस हमारा जो क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है ऑल इंडिया का, उस ट्रैकिंग सिस्टम में हम लोग एफआईआर के सारे डिटेल्स ऑनलाइन करते हैं ताकि
क्या होता है कि एक अपराधी यहाँ अपराध करता है तो हमें पता चल जाता है कि फला दूसरे स्टेट में उसके क्या क्या अपराध हैं, वो अपने आप ऑनलाइन पे लिस्ट हो जाते हैं। इसमें तो तेजी से काम CCTNS पे चल रहा है, तो उस पे सभी स्टेट्स जुड़ेंगे, सभी थाने जुड़ेंगे। तो ये तो एक सबसे बड़ा एक आधुनिकरण का जो व्यवस्था, क्राइम डेटा पूरा सेंट्रलाइज हो जाएगा पूरे इंडिया का। तो हमें पता चल पाएगा कोई अपराधी, फिर ये 10 मुकदमे किसी के खिलाफ हैं, 2 यहाँ किए हैं उसने, लेकिन और भी मुकदमे किसी दूसरे स्टेट में किए, तो वो हम फिर कोलैबोरेशन दूसरे स्टेट से कर सकते हैं। ठीक, तो वो एक सबसे बड़ी एक डिजिटलाइजेशन वाली बात है। प्लस दूसरे और भी बहुत सी चीजें चल रही हैं, CCTV जो है, जो फेस रिकग्निशन वाली चीजें हैं, बायोमेट्रिक्स हैं, तो ये बहुत सारे काम तेजी से पुलिस विभाग भी अभी ऐसा मानने में हम लोग समझ सकते हैं कि अब पुलिस के पास वो पुरानी जीप, पुरानी बाइक वाली बात नहीं है, किसी हर तरीके से पुलिस जो है सशक्त होती जा रही। आमजन के नाम में सर आपका संदेश? आमजन को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप जितना हमें सहयोग करेंगे सतर्क रहने में, और हमें अपने अंग्रेजी में कहते हैं ना, कीप अस ऑन आवर टोज, आप हमें जितना वो करेंगे, फीडबैक देंगे, सूचनाएं देंगे, तो उसी में हम आपकी बेहतर सेवा कर पाएंगे। और जो आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर का जो हमारा ध्येय है, हमारी कोशिश निरंतर जारी रहेगी कि आप लोगों में, एक आम जन में हम विश्वास पैदा कर सकें, एक सुरक्षा का माहौल पैदा कर सकें, और अपराधियों में इतना डर और खौफ हो कि पुलिस निश्चित रूप से हमें पकड़ेगी और निश्चित रूप से सज़ा दिलाएगी। इस पथ पे हम लोग लगातार चल रहे हैं। आप लोगों का सहयोग और वो निरंतर चाहिएगा। युवाओं से मेरा विशेषकर अपील है कि सोशल मीडिया के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के नुकसान भी हैं, उनसे आप थोड़ा सतर्क रहें। अपने आप को ऐसी कोई चीज़ सोशल मीडिया में शेयर नहीं करें जिससे कि कोई अपराध घटित हो और कोई अफवाह फैले, और उस अफवाह से फिर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें जो सबके लिए घातक हो। यही मैं कहना चाहूँगा। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया सर आपने बात कही है, और हम लोग यही अपेक्षा करेंगे हमारी जनता से कि वो जुड़ें, पुलिस के साथ में जुड़ें, स्टेशन पर जा करके आए। आपको दिखेगा कि आपके लिए डर नहीं है, बल्कि डर उन लोगों के लिए है जो गलत काम करते हैं, समाज में नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन करते हैं। पुलिस आपके साथ में है, आमजन में विश्वास आपके साथ में है, और आप अपराधियों में केवल डर नहीं बल्कि खौफ का माहौल, ये राजस्थान पुलिस का मोटो जरूर है। सर आप स्टूडियो में पधारे, इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों के लिए कहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।